रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा, तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले, 08071175215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर कॉल कर सकती हो। और हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार। फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 08071175215। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज का शो बेहद खास है क्योंकि आज हम कुछ ऐसे इश्यूज पर बात कर रहे हैं जिस पर कम्युनिटी का ध्यान बहुत कम जाता है। हम हमेशा से बात करते हैं, जो हमारा सेक्टर है वो ज्यादा दिल्ली सेंट्रिक रहता है और दिल्ली के इश्यूज पर ज्यादा हम लोग बात करते हैं। हम बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जैसे मणिपुर और नागालैंड में पेंशन की बात, वहां पर जो हालात हैं बहुत बद से बदतर है। लेकिन ठीक है, चर्चा होती है और दब जाती है। उसके ऊपर कौन सी NGO क्या कर रही है वो कभी आता नहीं है और ना ही कभी डिस्कशन का मैटर बनता है। इसी तरह से आज हम बात करेंगे कर्नाटक स्टेट की। हालांकि कर्नाटक स्टेट एक हब है और कर्नाटक स्टेट के काफी इश्यूज सामने आते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आते हैं, चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। मिसाल के तौर पे कर्नाटक में पहले 5% रिजर्वेशन थी एम्प्लॉयमेंट में, जिसमें 2% विजुअली इंपेयर्ड की थी। लेकिन गवर्नमेंट ने जब दिल किया, उसको विजुअली इंपेयर्ड की 1% उसमें से कम करके वो ऑर्थोपेडिक डिसेबल्ड को दे दी। उनका तर्क ये है कि 2011 में उनकी संख्या ज्यादा थी और ब्लाइंड की कम, इसलिए। लेकिन इसके ऊपर कोई सही से जस्टिफिकेशन नहीं आई है। ये सिर्फ एक मिसाल के तौर पे इशू है। एक और बड़ा इशू आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे साथ NFB कर्नाटका के जनरल सेक्रेटरी गौतम अग्रवाल जी हैं, जो हमारी टीम के भी हिस्सा है और हर कन्वेंशन में भी आप इनको सुनते हैं और काफी सपोर्ट रहती है रेडियो उड़ान को इनकी। तो कुछ इश्यूज ये हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, कम्युनिटी का ध्यान इधर लाना चाहते हैं, जिस पर ये खुद काम कर रहे हैं। बेसिकली हुआ ये है कि जो एड्स एंड अप्लायंसेस की स्कीम है कर्नाटक गवर्नमेंट की, उसका बजट इस बार ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया गया है। वो समझेंगे ऐसा क्यों किया गया है। लगभग 54 करोड़ से 44 करोड़ का कट मारा है और उसको सिर्फ 10 करोड़ कर दिया है। तो समझेंगे कि क्यों कम्युनिटी इस पर साइलेंट है, क्या काम गौतम सर और उनकी टीम कर रही है और गवर्नमेंट की इसके पीछे करने की मंशा क्या है। गौतम सर, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पर। धन्यवाद दानिश भाई, और आपके माध्यम से मैं सभी लिसनर्स को भी मेरा नमस्कार। अच्छा, जो आप मुझे बता रहे थे इश्यूज, जैसे अभी हमने परसेंटेज की बात की, जो कोटे से 1% विजुअली इंपेयर्ड का कोटा गायब कर दिया जी। या जो ये अब कट मारा है बजट में, जो एड्स एंड एम्प्लॉयज स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं जी। लेकिन आपके अलावा हमें ये डिस्कशन कहीं मिली नहीं, किसी पोर्टल पे या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी भी डिसेबिलिटी के फोरम में। तो कम्युनिटी का ध्यान इन चीजों में क्यों नहीं जाता? सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूं, उसके बाद हम आएंगे कि गवर्नमेंट की मंशा क्या थी और कैसे हुआ। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और इसके चलते ही जो है ये सब चीजें हो जाती है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ग्रुप ऑफ डिसेबल पीपल जो है वो इन सब चीजों को बोदर करने की जरूरत नहीं समझता है।
जो कुछ भी जो होता है उसे चुपचाप एक टॉलरेट करने की या उसे एक कंपल्सन मानकर उसे बर्दाश्त कर लेने की एक टेंडेंसी लोगों में आ गई है शायद कम्युनिटी में। तो चेंज को लेके जो एक झील होनी चाहिए, एक हर चीज को चेंज करने की, हर चीज पे क्वेश्चन रेज करने की, वो शायद कम्युनिटी में मिसिंग है। ये जो बातें आप मुझे बता रहे हो, क्या कर्नाटक की मीडिया में इनको हाईलाइट्स किया गया है, या आपकी क्योंकि पहनी नजर रहती है स्टेट के, कर्नाटक स्टेट के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आप लगातार देखते रहते हैं, तो उस कारण से आपको पता चला है, या फिर ये मीडिया में भी कुछ इश्यूज हाईलाइट हुए हैं? नहीं, मीडिया में ये बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं हुए हैं। एक्चुअली मीडिया तो जनरली इन सब चीजों के को लेकर रिलेक्टेंट ही रहता है, और मीडिया में ऐसे कोई भी इशू जनरली नहीं आते हैं। तो हमारे को तो अपने सोर्सेज से ही जो है ये पता चला है। और ये भी अभी मतलब जैसे बजट तो ये मार्च में ही आ गया था, ये साल का बजट, और लेकिन हमारे को भी अभी ये कुछ दिन पहले ही पता चला है, जब ये इस साल का जो ये प्रोक्योरमेंट जो गवर्नमेंट का जो एड्स एंड अप्लायंसेज जो स्कीम है, तो उनका जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है अभी इन दिनों में, सितंबर, अक्टूबर में, नवंबर में। तो अब जब ये प्रोसेस प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तब हमें पता चला कि ये बजट इतना इन स्कीमों में कम हो गया है। तो उसके बाद हमने कई ऑर्गेनाइजेशन से भी इसके बारे में बात करने की कोशिश की, उनको बताने की कोशिश की, लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ना तो उसमें समझने के लिए कोई इंटरेस्टेड है, ना सुनने के लिए कोई इंटरेस्टेड है, ना कोई इस पे किसी का कोई रिएक्शन अभी तक आया है। राइट। तो अब हमें ये बताएं कि पहले तो बजट जो कट बजा है, ये कौन सी स्कीम्स के अंडर बजा है? इसमें 3 सवाल है जो मैंने पहले अपने बिगिनिंग रिमार्क्स में बोले, कि ये कट क्यों मारे गए हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है, और आपको क्या लगता है कि ये क्यों हुआ है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये स्कीम क्या है और इसमें किस स्कीम में कितना डिफरेंस आया है लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें तो। जैसे ये ब्रॉडर वे में इसको एक एड्स एंड अप्लायंसेज का स्कीम कह सकते हैं, कि तो उसके अंदर उस एड्स एंड अप्लायंसेज स्कीम के अंदर ही कई सब स्कीम्स हैं। तो ये 5-6 स्कीम्स का एक ग्रुप है, जिसमें जो लोकोमोटर डिसेबल्ड हैं उनको 2 व्हीलर मोटराइज 2 व्हीलर दिए जाते हैं। जो दूसरे डिसेबल्स को लोकोमोटर डिसेबल्स को ही बैटरी ऑपरेटेड व्हील चेयर दी जाती है। ब्लाइंड स्टूडेंट्स को टॉकिंग लैपटॉप दिया जाता है, और कुछ स्टूडेंट्स को ब्रेल किट दिया जाता है। और जो हियरिंग इम्पेयर्ड है उनको जो ये टेलरिंग के लिए काम के लिए उनका इनकम जनरेशन के लिए, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए उनको टेलरिंग मशीन दी जाती है। तो और एक जनरल जो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की एडिप स्कीम है, इसी तरह की एक एड्स एंड अप्लायंसेज की एक स्कीम है, जिसके अंडर में कोई भी कैटेगरी का डिसेबल पर्सन अपनी जरूरत के अनुसार कोई भी अप्लायंस के लिए एक विद इन लिमिट फाइनेंशियल लिमिट वो ले सकता है, अप्लाई कर सकता है उसके लिए। तो ये 5-6 स्कीम का एक ग्रुप है, जिसमें लास्ट ईयर में 54 करोड़ का बजट था। इसमें से 54 करोड़ में से 40 करोड़ रुपया जो 2 व्हीलर जो मोटर 2 व्हीलर है उसके ऊपर खर्चा हुआ, 4 करोड़ रुपया लैपटॉप पे खर्चा हुआ, और 3 या 3.5 करोड़ रुपया कुछ जो व्हील चेयर हैं उस पे खर्चा हुआ, और 45 लाख के करीब ब्रेल किट पे खर्चा हुआ। इस तरह से करके अलग अलग स्कीम में टोटल 54 करोड़ का खर्चा हुआ, जो कि इस बार घटा के उसको सीधा 54 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया। जिसमें जैसे 2 व्हीलर है उस पे पिछले साल 40 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था, इस बार केवल उसको 3.5 करोड़ कर दिया है उसका बजट, 90% से भी ज्यादा कम हो गया। ब्रेल लैपटॉप है, लैपटॉप पे लास्ट ईयर में 4 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था, जो कि अब इस बार केवल उसको 30 लाख रुपया कर दिया गया है। ब्रेल किट में, हालांकि ब्रेल किट का बजट 1.25 करोड़ रुपया है, जो इनिशियल स्कीम के हिसाब से अगर देखें तो 1.25 करोड़ रुपए का बजट फिक्स किया गया था, लेकिन लास्ट ईयर में भी उसके बजट को घटा के खाली 45 लाख रुपया कर दिया गया था। तो उस टाइम पे तो ये रीजन दिया गया था कि उसके एप्लीकेंट उतने ही आए हैं,
एप्लीकेंट कम आए हैं, तो इसलिए उसको कम कर दिया गया था। तो अभी उसको 45 करोड़ को भी घटा के इस बार 45 लाख था पिछले साल, उसको भी घटा के 35 लाख कर दिया है। तो इस तरह से सारी स्कीमों में जो है वो जैसे एड्स एंड अप्लायंसेस की जनरल स्कीम है, उसमें पिछले साल 2.5 करोड़ के करीब था, इस बार उसको 1 करोड़ कर दिया है। तो इस तरीके से सभी स्कीमों में ये कट किया है। अब दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि ये क्यों किया गया है, तो इसमें यहाँ पे एक चीज और आपको स्पष्ट कर दूं कि जबकि इस बार जो एप्लीकेशंस आई हैं इन सभी स्कीम के अंडर में जो बेनिफिशरीज की तरफ से, वो एप्लीकेशन पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल लगभग डबल एप्लीकेशनें आई हैं। जैसे पिछली बार जो लैपटॉप के लिए 400 लोगों को दिया गया था, इस बार जो है 550 एप्लीकेशंस आई है। जो 2 व्हीलर है वो पिछली बार 4000 लोगों को दिया गया था, इस बार 9000 से भी ज्यादा एप्लीकेशनें आई हैं। तो इस तरह सभी स्कीमों में जो बेनिफिशरीज की जो डिमांड है, जो बेनिफिशरीज हैं, वो पिछले साल से भी ज्यादा है। तो हमारे हिसाब से तो इसका कोई भी जस्टिफिकेशन बनता नहीं है इस स्टेज पे इसको कम करने का, क्योंकि पिछले साल जनरली जो गवर्नमेंट का जो व्यू पॉइंट होता है या जो कंसिडरेशन होता है वो इस पे होता है कि उस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है, उससे लोगों को बेनिफिशरी उस स्कीम के बेनिफिशरीज हैं या नहीं है, उसका कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो जब पिछली बार पूरा 100% उसका यूटिलाइजेशन हुआ है और इस साल उससे भी ज्यादा डिमांड है, तो उस बेस पे उसका कोई भी कट करने का कोई भी बेस कोई बनता नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो कम क्यों किया है, इसके पीछे जो रीजन जो हमारे को जो समझ में आ रहा है वो यही है कि जैसे कि आपको ध्यान होगा कि पिछले साल जब यहाँ कर्नाटका में इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए थे असेंबली के, उसमें 5 गारंटी स्कीम्स अनाउंस की थी जो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग सेगमेंट के लिए, वुमेन्स के लिए बस ट्रेवल जो फ्री करने का, वुमेन्स को 2000 रुपया महीना देने का, स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्कीम थी। तो ऑल टुगेदर 5 स्कीमों में, तो उन 5 स्कीमों के लिए 58,000 करोड़ रुपए का एडिशनल बजट पिछले साल जो बजट सेशन में 58,000 करोड़ का बजट का प्रोविजन किया गया है। तो उस बजट के जो लॉस है, जो एडिशनल बर्डन आया है जो स्टेट गवर्नमेंट पे, उस बजट उसको बैलेंस करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए ये सारे जो भी छोटे मोटे स्कीमें जो हैं, जिनका गवर्नमेंट की जो पावर पॉलिटिक्स है या जो वोट्स की जो पॉलिटिक्स है उसको जो इम्पैक्ट नहीं करते हैं, जो सेक्टर जो सेक्शन, उनके बजट को कम करके उसको बैलेंस करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। तो लेकिन ये बड़ा इंसेंसिटिव है और मैं सरप्राइज इसलिए हूं कि आप कह रहे हो कि बहुत सारी एनजीओ से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी का कोई खास रिस्पांस आपको नहीं मिला। आगे की रणनीति आपकी क्या है? जी, जैसा मैंने आपको बताया कि तो यहाँ पे एक डिसेबिलिटी एनजीओ अलायंस बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, अलायंस है, जो ऑलमोस्ट जितने भी कर्नाटका में जो कार्यरत जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं डिसेबल की, सब अक्रॉस डिसेबिलिटी, वो सभी उसकी मेंबर है। तो सबसे पहले जब हमारे को इस चीज की जानकारी मिली, सारे फैक्ट्स मिले, तो सबसे पहले हमने डीएनए को कांटेक्ट किया, उनको सारी चीज बताई, तो और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि भी आप इसके बारे में अपना रिएक्शन दो और आगे की कोई भी इसको कैसे डील होना चाहिए इस मैटर को, उसके बारे में आप अपना जो आपका जो व्यू पॉइंट है उसको आपको क्लियर करना चाहिए और आपको एक्शन इसमें लेना चाहिए। लेकिन उनसे कोई भी रिस्पॉन्स, यहाँ तक कि एक्शन तो बाद की बात है, उस पर उनका कोई रिएक्शन भी नहीं आया कि भी ये गलत हुआ है, ठीक हुआ है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ऐसा कोई रिएक्शन भी, ऑफिशियली कोई रिएक्शन भी उनका इस बारे में अभी तक नहीं आया है। तो अब हमने अपने लेवल पर, क्योंकि जो आपको मालूम ही है कि एनएफबी की तो जो फिलोसफी है, जो आइडियोलॉजी है, वो यही है कि व्हेन एंड वेयर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी आर इफेक्टेड और डिप्राइव्ड, तो वी मस्ट
रिएक्ट ऑन दैट। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने अभी इस मैटर को टेकअप किया है और हमारी कोशिश ये है कि अप टू लास्ट एक्सटेंट हम इसको अपनी तरफ से इसको बजट इस डिसीजन को जो गवर्नमेंट का डिसीजन है उसको रिव्यू करने के लिए गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो इस सीरीज में जैसे सबसे पहले हमने जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनको एक लेटर लिखा है, उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हमारे जो डिपार्टमेंट की जो मिनिस्टर मैडम है लक्ष्मी बालकर, उनको, और स्टेट कमिश्नर को, और जो भी दूसरे जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के, सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, उन सबको रिप्रेजेंटेशन दिया है और उनको ये रिक्वेस्ट किया है कि आप इसको रिव्यू करें और इसको कम से कम, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट जो लास्ट ईयर का जो लेवल है उस लेवल पे इसको होना चाहिए। उसके बाद हमने जो जितने भी यहाँ पे जो 224 MLA हैं उनको सबको भी लेटर लिखा है, और प्लस जो नेशनल लेवल पे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको भी ग्रीवेंस रेज की है। तो लेकिन अभी तक किसी से भी कहीं से भी कोई भी रिएक्शन, कोई रिप्लाई अभी तक हमारे को नहीं मिला है। तो कल जैसे पिछले हफ्ते हमने कुछ ऑफिसर से लास्ट वीक में हम मिले थे और ये लेटर वगैरह से उनको सबमिट किए थे। अब कल हम फिर उन सभी ऑफिसर्स के पास से कल दोबारा से उनका जो है इस बारे में क्या एक्शन हुआ है, क्या प्रोग्रेस है, तो ये जानने के लिए कल फिर हम विधानसभा गए थे, लेकिन वहाँ पे कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक हमारे को ऐसा नहीं मिला कि गवर्नमेंट कुछ इसमें को कंसीडर करने के लिए सोच रही है, उनका अंडर कंसीडरेशन है, ऐसा कुछ भी जो जिनसे भी बातचीत हो पाई उनके बातों से ऐसा कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ कि गवर्नमेंट कुछ करने के लिए या इसको रिव्यू करने के लिए सोच रही है। एनएफबी तो की अब- फिलॉसफी की बात आपने की, तो हाँ मेरे जी। 2-3 सवाल है। एनएफबी हाँ। की एक फिलॉसफी और भी है कि हाँ। जहां पे डिसेबल्ड के, जब ब्लाइंड के पर्टिकुलरली राइट्स को वायलेट किया जाता है तो एनएफबी वहां पे बड़ा मूवमेंट करती है। हाँ। तो मेरे 2-3 सवाल हैं फाइनली, और मैं इसी टॉपिक पे स्टिक रहना चाहता हूं। जो बाकी इश्यूज है उस पे मैं इसलिए आज बात नहीं करना चाहता कि लोग पहले इसके ऊपर बात करें, ये ना हो कि बाकी इश्यूज हम सारे आज अगर डिस्कस करते हैं तो डाइवर्ट ना हो जाए कम्युनिटी। ठीक तो बात है, इसलिए ठीक बात। हम इसी पे ही फोकस करते हैं आज। बाकी इश्यूज पे भी हम बात करेंगे, जैसे जो कोटा जो विजुअली इम्पेयर्ड का घटा के फिजिकली डिसेबल का बढ़ा दिया है, तो उसको भी समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, वो बाद में हम बात करेंगे, लेकिन आज इसी पे स्टिक करते हैं। मेरे 3 सवाल है। एक, जो एनएफबी की फिलॉसफी है मूवमेंट्स करने की, क्या सोए हुओं को जगाने के लिए आप अगले कोई मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं? दूसरा, क्योंकि पूरे देश में फ्री व्हील्स चल रहे हैं, हर गवर्नमेंट कर रही है, तो ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट हो सकता है कि दूसरी स्टेट्स में भी अपने बजट को बैलेंस करने के लिए इस तरह के कट मारे जा सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या आपके विचार हैं? और तीसरा, कम्युनिटी से अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? यस, ठीक है। तो सबसे पहला तो मैं आपका पहले क्वेश्चन के पे आता हूँ कि जो हमारी जो अभी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि हम 2 तारीख 2 दिसंबर से हम एक इंडेफिनिट प्रोटेस्ट स्टेज करने जा रहे हैं, जिसमें जो 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबल डे का जो गवर्नमेंट का जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो प्रोग्राम रहता है वर्ल्ड डिसेबल डे का, तो हम उसको भी बाइकआउट करेंगे और उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और हम वहाँ पर ये डिमांड करेंगे कि इस प्रोग्राम मतलब जो प्रोटेस्ट है उसमें हमारी डिमांड यही रहेगी कि चीफ मिनिस्टर से हमारी मीटिंग हो, चीफ मिनिस्टर हमारी सब बातों को सुने और उन पे जो है अप्रोप्रिएट और इमीडिएट डिसीजन ले। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हम सब कोशिश कर रहे हैं कि जो जितने भी जो इंडिविजुअल्स हैं या जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं उनको मोबिलाइज किया जाए, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको इंडिविजुअल लेवल पे उनको मोबिलाइज किया जाए इस प्रोटेस्ट में सपोर्ट करने के लिए, शामिल होने के लिए।
तो वो उसकी कोशिश चल रही है, तो अभी उसकी स्ट्रेटेजी पे काम हो रहा है। दूसरी चीज जो ये फ्रीबी की जो बात आपने कही, तो ये एक्चुअल में एकदम सही बात है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे जैसे कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हम कभी भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में नहीं है, जो हमारे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है। तो जो गवर्नमेंट के जो डिसीजन होते हैं, पॉलिटिकली जो डिसीजन रहते हैं, वो कभी भी इस बेस पे रहते हैं कि उनका जो वोट बैंक है, उसकी जो वोट की जो कैलकुलेशन है उसके ऊपर रहती है, और वो उस काउंटिंग में हम कभी कहीं भी फिट नहीं होते हैं। तो इसलिए जो भी ये जबकि ये कल भी जैसे कल एक फाइनेंस सेक्रेटरी से हमारी बात हो रही थी, तो उनको भी हमने जब ये बात बताई कि ऐसा ये जो अभी ये 58,000 करोड़ का बजट आप एक तरफ एडिशनल बजट आप दे रहे हैं, और ये 50,000 उसमें जो है 50 करोड़ रुपए आप जो है वो कम करके, आपको क्या लगता है कि आप उसको बैलेंस कर लेंगे बजट को? कि आपको जो 58,000 का बजट में, तो ये तो जस्ट एक ड्रॉप इन ओशन के लायक है। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक, उसमें भी आपको जो फ्री बीज की जो स्कीमें मिल रही हैं, तो उसमें वो स्कीमें भी तो उसका बेनिफिट भी तो डिसेबल्स को मिलता है ना। तो ने यही कहा कि ठीक है वो बेनिफिट, लेकिन उस टाइम जिस पर्पज के लिए स्कीम बनाई गई है उसके लिए तो नहीं मिल रहा है ना। तो लेकिन उनका जो भी, तो हमने यही कहा कि प्रॉब्लम नहीं, वो देखना पड़ता है कई बार जो प्रायोरिटी के हिसाब से हमारे को बजट डिसाइड करने पड़ते हैं, कुछ कम करने पड़ते हैं ज्यादा। तो I told that means we are not in your priority. So then he said no, it's not like that, but sometime we have to take some decisions. तो ऐसे करके, तो कहने का मतलब वही है कि वो जो गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है वो बहुत क्लियर है कि वो हम उनकी प्रायोरिटी में कभी भी नहीं है। और जहाँ पे भी बजट का जो प्रॉब्लम आएगा, आपको मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ इस बारे में। ये जो डिसीजन है, इसको जो हम क्या तरीके से ले रहे हैं, इसको मतलब 2-3 तरीके से, 2-3 वे में इसको हम एक अनप्रेसिडेंटेड और एक यूनिक डिसीजन कह सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि ये जो है जनरली क्या होता है कि जब भी इस टाइम की कोई भी स्कीमें अनाउंस की जाती है, जो ये फ्री बी की जो स्कीमें हैं, तो उसका जो रिवर्स इम्पैक्ट होता है वो कभी भी बिजनेस कम्युनिटी पे होता है, इंडस्ट्रियल जो फ्रेटर्निटी है उसके ऊपर होता है। टैक्सेज बढ़ा देते हैं उसके लिए, तो या कई तरह के टैक्स लेवी कर देते हैं। लेकिन ये शायद पहली बार हुआ है कि जब एक कोई भी वीकर सेक्शन को कुछ देने के लिए दूसरे वीकर सेक्शन से कुछ लिया गया हो, उसकी जो कंपनसेशन है, वो बजट का जो एडिशनल बर्डन है उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरी कोई कम्युनिटी का बेनिफिट को कम किया गया हो। दूसरी बात, ये तब हुआ है जबकि ये इलेक्शन ईयर था, लोकसभा का इलेक्शन अनाउंस हो गया था। उस टाइम में ये बजट में जो है ये, जबकि बाकी सभी कम्युनिटी के लिए, सभी कैटेगरी को कुछ ना कुछ एडिशनल दिया गया है, हमारी कम्युनिटी को देने की तो बात ही नहीं है, कुछ ना कुछ उनसे वापस रिवर्स हुआ है। तीसरी बात है कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो उससे सभी लोगों को, सभी कम्युनिटीज को कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ ना कुछ वो स्पेशल करेंगे हर कम्युनिटी के लिए। लेकिन यहाँ पे जो नई गवर्नमेंट आई है उसने हमारे को ये गिफ्ट दिया है। तो इस सभी मायनों में ये एक अनप्रेसिडेंटेड जो एक्शन गवर्नमेंट का कह सकते हैं। कम्युनिटी से क्या एक्सपेक्टेशन है? कम्युनिटी से तो एक्सपेक्टेशन वही है कि सब लोग, क्योंकि इस चीज को जो इसके जो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है उसको सबको विजुअलाइज करना चाहिए। मतलब ये खाली एक बजट कट का ही मैटर नहीं है ना। अगर वैसे चुपचाप ये सब हो जाता है और हम इसको चुपचाप बैठकर देखते रहते हैं तो आगे चल के वो स्कीम को बंद भी कर सकते हैं। जैसे अभी 30 लाख कर दिया लैपटॉप के लिए, तो अगले साल वो बोल सकते हैं 30 लाख का भी क्या जरूरत है उसको देने का, जब काम चल रहा है तो बिना उसके भी काम चल सकता है। तो इसी तरह से दूसरी स्कीमों में भी वो उसको पहले से ही इग्नोर है तो उसको और ज्यादा इग्नोर, क्योंकि जो आजकल की जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजी चल रही है या जो जिस कंडीशन में गवर्नमेंट काम कर रही है उसमें कभी भी सभी स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैटर में ओवरबर्डन है। जिस तरह से जो ये पॉपुलर स्कीमें अनाउंस हो रही है हर जगह,
तरह तरह की जो चाहे वो मीनिंगफुल है मीनिंगलेस है लेकिन हो रही है, तो उसका बर्डन तो कहीं ना कहीं पब्लिक पे जो स्टेट फंडिंग है उस पे ही आएगा ना। तो उसके चलते जैसे जैसे बर्डन बढ़ेगा हम तो इसी टारगेट हैं, तो जब हमें भी तो। टारगेट है। अब यहाँ पे जो लास्ट सवाल है मेरा वो ये है कि बेंगलोर को किसी भी तरह से हम दिल्ली से कम नहीं मान सकते। ठीक है। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है, हम्म, बेंगलोर में दिल्ली से ज्यादा एनजीओज है, ठीक बात है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं यस। और सैकड़ों में है, हजारों में ही होंगी, सैकड़ों की बजाय भी। अगर बेंगलोर जैसी सिटी में भी आप ये चीजें होने देंगे तो फिर बाकी इलाकों को क्या बनेगा? फिर आपका मोरल राइट ही क्या बचेगा कि हम पूरे देश में काम करते हैं, जब बेंगलोर जैसी सिटी में आप ऐसी चीजें होने दे रहे हैं। तो इसके पीछे जो एनजीओ है वहां की, बेंगलोर की जो लोकल, कर्नाटक की स्पेसिफिकली, तो क्या है, क्या उनको डर है कि जो बाकी उनके प्रोजेक्ट गवर्नमेंट फंड करती है वो ना रुक जाए? या आजकल हर एनजीओ को पड़ा कि अपने कंप्यूटर जो ट्रेनिंगें हैं 2-4 वो चलती रहे, पैसा आता रहे, वही चलता रहे। तो ये हो क्या रहा है, मतलब मंशा क्या दिखती है? या कोई हेडेक नहीं लेना चाहता कि भाई हर कोई एक दूसरे पे निगाहें रख रहा है कि वो कर ले यार, ये वो करता है वो कर ले। तो ये हो क्या रहा है, मतलब इसमें क्या देखते हैं आप? बेसिकली ये सारे जो आप बता रहे हैं ये सारी चीजें ही हैं। ये सबसे मेन रीजन तो यही है कि जो भी ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो स्टेट फंडिंग से चल रही हैं, चाहे गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से फंडिंग आती हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से आती हो। तो उनको वही सबसे बड़ा डर तो वही है कि उनका फंडिंग कम ना हो जाए, फंडिंग बंद नहीं हो जाए, तो उसके लिए वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते। दूसरी बात वो भी है कि जो मतलब अपने सबके अपने अपने जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो स्कूल चला रहे हैं वो उसका काम उसे वो अपने आप, उन्होंने अपने आप को उस स्कूल तक रिस्ट्रिक्ट कर लिया, अपने जो स्कूल एजुकेशन है वहां तक रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, उनका वो लोग जो है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम तक ही फोकस्ड हैं, उससे बाहर वो ना देखना चाहते हैं, ना कोई एडिशनल कोई हेडेक लेना चाहते हैं। जो उनका प्रोजेक्ट ठीक उनका सारा जो है, सारी शक्ति, सारा टेंशन उसी के लिए है कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो ठीक ठाक चलता रहे। और बस वो जब तक इनमेट्स वहाँ पे हैं, उनके जो ट्रेनिंग हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, वो जब तक वहाँ पे हैं, वो तब तक ही उनका वो उनकी देखभाल उनको करनी है। उसके बाद वहाँ से बाहर जाने के बाद उनका क्या होता है क्या नहीं होता है, उनको जो मेन स्ट्रीम लाइफ में उनको अपना प्लेस मिल पाता है नहीं मिल पाता है, उनको कोई एम्प्लॉयमेंट मिलता है नहीं मिलता है, तो उन सब चीज़ों पे उनका कोई भी ध्यान या कोई भी अकाउंटेबिलिटी उनकी वो लोग लेने को तैयार नहीं है। चलिए सर, उम्मीद यही है कि इस शो के बाद आपको लोगों का साथ मिलेगा और हमारी कम्युनिटी से भी आवाज उठेगी, यही हम होप कर सकते हैं। और गवर्नमेंट पर किसी तरह का प्रेशर बनाया जाएगा हमारे प्रेशर ग्रुप्स द्वारा, और इस सिचुएशन को रिवॉल्व किया जाएगा और रिजॉल्व किया जाएगा, और बाकी से जो हमारा कट लगा है इतना बड़ा उसको रिस्टोर करेगी गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट से भी यही अपील करते हैं कि आप इसको सोचें, और मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप का, मोस्ट जो रिक्वायर्ड ग्रुप है जिसको इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो दिस इज़ अटरली शेमफुल। और आपको अपने डिसीजन को वापस करना चाहिए और बी सेंसिटिव टुवर्ड्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एंड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। एकदम सही बात है बताई आपने। हम भी यही होप करते हैं कि जो कंपनी के जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं वो भी इस चीज़ को समझेंगे, रियलाइज करेंगे, और इसके लिए जो है वो इस मोमेंट में जो है साथ आएंगे, ताकि पूरी यूनिटी के साथ और पूरी एकजुटता के साथ इसे आगे बढ़ाए, एक मतलब एक स्पेसिफिक रिजल्ट तक इसे पहुंचाया जा सके, ताकि आगे फ्यूचर में भी होने वाले इसी तरह के किसी भी जो चुनौती को आने से पहले ही उसको रोकने के लिए, को प्रिवेंट करने के लिए का एक रास्ता जो है बन सके। और मैं अपनी तरफ से भी आपके माध्यम से
जहाँ तक भी आपका ये प्रोग्राम पहुंचे, सभी अपने जो अलग अलग संस्थाओं के, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के जो फंक्शनरीज हैं, जो कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, खास करके जो डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं इन स्कीम्स के, उन सब से मैं यही अपील करता हूँ कि आप सब आएं और हम सब मिलकर इस मोमेंट को अपने अंतिम जो डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं। चाहे हमें सफलता मिले ना मिले, लेकिन कम से कम हमें उसके लिए प्रयास जरूर करना चाहिए। उससे पहले ही हमें सफलता, असफल होने से पहले हार नहीं माननी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो मैं समझता हूँ कि सब लोग इस बात को रियलाइज करेंगे और समझेंगे, और हम एक अच्छे सुखद परिणाम की आशा करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू दानिश। तो लिसनर्स, बात की आज हमने कर्नाटक गवर्नमेंट के बड़े कट पर जो उन्होंने एड्स एनटरप्राइजेस पर मारा है। ये फ्री बीज का फंडा पूरे देश में चल रहा है, तो आपकी स्टेट या आपकी डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा हो सकता है। इससे बचने के लिए कम्युनिटी को अवेयर होना चाहिए, विवेयर होना चाहिए और अपनी लड़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि ये मॉडल और कहीं रेप्लिकेट ना हो। इस शो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, अपनी राय रखें। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ, करेंगे डिसेबिलिटी के किसी और मुद्दे पर चर्चा। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? एनएफबी कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। एनएफबी कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, एनएफबी कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। एनएफबी की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, एनएफबी की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, एनएफबी कर्नाटक आपको देता है एसएमएस जॉब अलर्ट सर्विस। एनएफबी कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित हैं। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड।